तो आज का सेशन जो हमारा होने वाला है बायोट-सावर्ट्स लॉ के ऊपर होने वाला है। तो ये लॉ कहता क्या है, किसके साथ लॉ का डील करता है, ये दिया किसने था, बायोट-सावर्ट्स ने दिया था। इसी के नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा। ठीक है, बायोट और एंड सावर्ट्स। ठीक है, प्रेडिक्टेड बाय बायोट एंड सावर्ट्स। ठीक है भैया। अच्छा, इसमें क्या कहा गया, इस लॉ में क्या कहा था, दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, तो भाई ये क्या था, दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड induction at a point due to small current carrying element, है ना, छोटा सा कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट होगा ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। अब कोई लिटरेचर वाला मेरा अगर लेक्चर देखेगा ना, वो बोलेगा कि ये बंदा कैसा है। ठीक है, अब इसके बीच में कैपिटल सी लिख दिया, इसके बीच में कैपिटल ई लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल एस लिख दिया। ठीक है, तो चलो हमें तो लेक्चर वाला नहीं दिखना है, हमें अपना दिखना है। फिजिक्स में इतना चलता है। ठीक है, तो एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट से हमारे पास कितना जो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमें वही देखना है। तो क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, सपोज दैट ये कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट है। ठीक है, इस करंट कैरिंग एलिमेंट से बोला जाता है कि भाई बताओ, ये पॉइंट पी है और पॉइंट पी पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कि मैग्नेटिक फील्ड हमें वहां पे कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो रखता हूँ कितना, आर रखते हैं। कितना रखते हैं सर, ये डिस्टेंस जो है ये है आर, और यहाँ पर एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। तो ये थ्योरी आप लिख लेना। ठीक है, थ्योरी लिख लेना। लेट अस कंसीडर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अच्छा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, बहाव जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे जो करंट बह रहा है वो ऊपर की तरफ बह रहा है, और बहुत लंबा कंडक्टर है, और ये जो पॉइंट है जहां पर मुझे कैलकुलेट करना है वो पॉइंट है बी। अच्छा, करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो डी एल, अगर पूरा लेंथ इसका एल है, टोटल लेंथ कितना है, एल है, तो ये छोटा सा जो एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है इसका लेंथ कितना है, डी एल, है ना। डेल्टा एल और डी एल में फर्क है, डेल्टा एल और डी एल में फर्क है। क्या फर्क है बताओ, डेल्टा जो वो सारे के लिए लेते हैं ना, डेल्टा जो है वो स्मॉल चेंज है, क्या है, स्मॉल चेंज है। और डी एल जो है ये तब होता है जब हमारे पास लिमिट डेल्टा एल अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एल को हम डी एल लिखते हैं कि सर जब हमारे पास चेंज जो है वो लगभग ना के बराबर है डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये याद रखना, 11th के बेसिक कंसेप्ट है ये हमारे। ठीक है, तो डीएल वेक्टर, अब डीएल की दिशा क्या है सर, ये भी ऊपर की तरफ है, और करंट की जो दिशा है वो भी ऊपर की तरफ है। मैं ये कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि सर डीएल और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये कितना हो रहा है, सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल हमारे पास थीटा है। ठीक है भैया, समझ में आया डायग्राम क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, डायग्राम क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू बायट सर्वर्स ने ये कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा,
द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर या डी बी, जो भी हमारे पास डी बी कंसिडर करो या बी वेक्टर कंसिडर करो, डी बी वेक्टर एट पॉइंट एट पॉइंट P is given by चार टर्म से। एक, पहला कि dB जो होगा वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होगा कि इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट बी पर। सेकंड उसने कहा कि सर जो डीबी है किस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द एलिमेंट। जितना लंबा एलिमेंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। थर्ड उसने ये कहा, तीसरा उसने कहा कि डीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। और चौथा कहा कि जो डीबी होगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा, तो इन चारों को जब मैं लेता हूँ, अगर मतलब एक साथ लेके आऊं, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आता है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन ऑफ थीटा। ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बटे में R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी प्रोपोर्शनलिटी बता रहा है तो मुझे ये साइन को हटाना पड़ेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी बता रहा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए मुझे प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूँ, कोई भी के कांस्टेंट हमने ला दिया, IDL साइन ऑफ थीटा बटे में R स्क्वायर। अगर हम जो ये के का वैल्यू है, ये के का वैल्यू डिपेंड करता है कि सर सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ठीक है। के का वैल्यू, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि भैया अगर हम एसआई सिस्टम में देखें ना, तो एसआई सिस्टम में के का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई। और सीजीएस सिस्टम में पता है ना कितने सिस्टम ऑफ यूनिट है, चार है। कौन कौन सा है, एमकेएस, हाँ ठीक है। हाँ, तो सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करना चाहूँ फॉर एसआई सिस्टम, और जनरली हम एसआई सिस्टम ही लेते भी हैं, तो भाई एसआई सिस्टम के लिए हमारे पास जो बायट-सावर्त लॉ होगा इन एसआई सिस्टम में, तो बायट-सावर्त लॉ डीबी जो हो जाएगा वो के की जगह पे क्या आना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा बटे में आर स्क्वायर, ठीक है, बटे में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास इन सीजीएस सिस्टम डीवी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई डी एल साइन ऑफ थीटा बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो के का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये रहेगा। अच्छा, मैंने कल नहीं कहा था, लेकिन आज कह देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई अगर वेक्टर क्वांटिटी QUANTITY, क्या लिख रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर बी वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो इसका एसआई यूनिट रहता है, वो रहता है टेस्ला,
क्या रहता है, टेस्ला रहता है, और 1 टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है भैया। अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सीधा सीधा जनरली जब भी हम यूज करेंगे बायट-सावर्ट्स लॉ तो हमारे पास यही इक्वेशन यूज होगा, क्योंकि हम एसआई सिस्टम में ही बात करते हैं, तो यही चलेगा हमारे पास। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर वेक्टर फॉर्म में देखना है तो इन वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 फॉर्म में क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, साइन ऑफ थीटा, डीएल दिख रहा है, साइन ऑफ थीटा और डीएल दिख रहा है। ध्यान से देखो डायग्राम, साइन ऑफ थीटा तो हो गया कि सर जब हमारे पास रिजॉल्व होगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में रिजॉल्व होगा, लेकिन डीएल थीटा कहाँ पे बन रहा, थीटा बन रहा सर डीएल और आर के बीच में, डीएल और आर के बीच में। अब यहाँ पे मेरे पास खाली डीएल, आर है ही नहीं तो कहाँ से लाऊंगा, आर है नहीं तो कहाँ से लाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ। इसी इक्वेशन को रेशनलाइज करूंगा, आर से मल्टीप्लाई भी करूंगा, आर से डिवाइड भी करूंगा, तो यही इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, dB will become equals to mu naught upon 4 pi I r dl sin of theta divided by r क्यू। अब हमें ये पता है कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, बताओ, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना, एन कैप डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, dB will become is equals to mu naught upon 4 pi I r वेक्टर क्रॉस या dl वेक्टर क्रॉस dl वेक्टर क्रॉस इंटू नहीं कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब, और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो गया तो ये वेक्टर आएगा यहाँ। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। और भाई दूसरा क्या बता रहा है, यहाँ पे एन कैप बता रहा है। एन कैप क्या बता रहा है, हियर एन कैप, हियर n cap represents the direction of b वेक्टर, किसका, b वेक्टर, और वो ये बताता है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या बताता है, n कैप किस पे होता है, n कैप किस पे होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो यहाँ पे किस पर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग r वेक्टर एंड dl वेक्टर। ठीक है, so here n cap represents the direction of magnetic field b vector which is perpendicular to the plane consisting dl vector and r vector, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो क्या कह रहा है, यहाँ पर dl वेक्टर जो हमारे पास हो जाएगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस फेस पर परपेंडिकुलर होगा, ऐसा आपकी तरफ या ऐसा अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है वो गिवन होती है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिख रहा हूँ मैं, अरे पेन पकड़ना था, the direction of magnetic field is given by right hand rule। और राइट हैंड रूल क्या कहता है, सर क्या कहता है कि भाई अगर हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसमें करंट का बहाव जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ है,
कुछ इस प्रकार से। तो कहता है आप अगर इस करंट कैरिंग एलिमेंट को अपने हाथ में ऐसे पकड़ो ताकि ये आपका थंब रहे, ये आपका थंब रहे और इसके इर्द गिर्द आपके फिंगर्स रहे, ठीक है, इर्द गिर्द आपकी फिंगर्स रहे ऐसा। ये वाइट ही बन रहा सारा, कलर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा इससे ये हो गया, देखो ये अगर आपका थंब है, आपने इस प्रकार से इसको पकड़ा हुआ, ठीक है, 2 3 और 4, अपने हाथ में उसको पकड़ो, किसको पकड़ो, अपने हाथ में पेन को पकड़ो, ठीक है, अपने हाथ में पेन को पकड़ो और आपने इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। तो भाई इफ थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एक कंडक्टर में थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो फिंगर का कर्ल होगा ना, कर्ल कैसे आ रहा है फिंगर का, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे यहाँ से बाहर की तरफ ऐसा। तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा, कैसे होगा, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में, ठीक है भैया। कि जो फिंगर की डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सर ऐसा है कि किसी भी पॉइंट पर अगर मेरे को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है तो मैं कैसे लूंगा, क्योंकि ये तो गोल आकार का बनना है, गोल आकार का बनना है। तो गोल आकार पर अगर आपको डायरेक्शन लेना, जैसे इस पॉइंट पर डायरेक्शन लेना है तो सीधा टेंजेंट ड्रा करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करो, ठीक है। आर वेक्टर मेरे पास क्या था, यहां से यहां तक ही था ना, ये आर वेक्टर था। तो ये आर वेक्टर हो गया हमारे पास, ये हो गया आर, अरे यार क्या पकड़ रहा हूं मैं, ये हो गया आर मेरे पास, थोड़ा सा मोटा बना दो इसको, ये हो गया आर, ये हो गया वो पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की टेंजेंट। अगर ये आर रहे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, लेकिन ये परपेंडिकुलर होगी किस पर, देखो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास डीएल एलिमेंट ऐसे था ऊपर की तरफ, ये डीएल एलिमेंट था ऐसा, ये डीएल एलिमेंट था, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ डीएल एलिमेंट, और आर वेक्टर ये था। तो आर वेक्टर और डीएल एलिमेंट के ऊपर तो परपेंडिकुलर ही होगी ना, ठीक है। तो ये कहता है कौन, बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, Vb इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल 4 पाई आर स्क्वायर, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन ऑफ थीटा बटे में आर स्क्वायर, ठीक है भैया। सर आपने परपेंडिकुलर बोला, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, वो आप ऐसे पकड़ो ना, कंडक्टर को राइट हैंड से ऐसे पकड़ो, तो वो तो सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में बनाएगा ना, किस फॉर्म में बनाएगा, सर्कुलर फॉर्म में बनाएगा। सर्कुलर फॉर्म में अब आप सर्कुलर में तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, सर्कुलर फॉर्म में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। तो किसी पॉइंट पर अगर आपको कैलकुलेट करना है, सर्कल ही बना रहा है, तो किसी पॉइंट पे मैं बात करूं कि भाई इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो उसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दो, तो टेंजेंट तो सीधा परपेंडिकुलरली आएगा, है ना। अगर ये एक सर्कल है, सपोज दैट कि मेरे पास अगर एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, अब यहाँ पर एक पूरा नहीं बनेगा, ये सर्कल है और ये उसका सेंटर है जहां से कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा था, कुछ ऐसे, और ये मेरे पास क्या है, आर है, क्या है, आर है। तो इस पॉइंट पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो कैसे होगा, टेंजेंट ही होगा ना ऐसा, या इस पॉइंट पर देखना है तो टेंजेंट होगा, या तो उस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। इस पॉइंट पर देखना तो या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या बात है कि सर हमें फिर देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या ये इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, है ना, इनवर्ड या आउटवर्ड, किस दिशा में होगा। तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है डायरेक्शन ऑफ करंट।
अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है तो राइट हैंड रूल लगा दो। ये मेरे पास थंब है और ये मेरे पास फिंगर्स है, ये मेरे पास हैंड, ठीक है। तो थंब की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? करंट। और कर्ल ऑफ द फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है कंडक्टर में तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इनवर्ड होगा इस फेज से, और इस फेज से क्या होगा? आउटवर्ड होगा। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा जा रहा है, करंट का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, तो फिर कर्ल ऐसे आएगा, तो ये आपका हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा से उल्टा हो जाएगा, यहाँ से इनवर्ड हो जाएगा और यहाँ से आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे। किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट पर ही डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है भैया, क्लियर हो गया? ओके, कब इनवर्ड होगा, कब आउटवर्ड होगा। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे बायट-सावर्ट्स लॉ जो हमारे पास है, बायट-सावर्ट्स लॉ, दिस लॉ सिर्फ वैलिड है, इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर अनसिमेट्रिक होगा तो वो हमारे पास वहां पर क्या गिरा? दिस लॉ इज वैलिड फॉर symmetrical current distribution, symmetrical current। अगर अनसिमेट्रिक है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद बायट-सावर्ट्स लॉ सिर्फ छोटे लेंथ के लिए, बड़े लेंथ के लिए नहीं, ठीक है। हाँ, ड्रॉबैक भी आ जाएगा, ठीक है। दिस लॉ is applicable only for a very small या only to very small length, बहुत छोटी छोटी लेंथ के लिए, बहुत छोटी छोटी स्मॉल लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर, आई कंडक्टर्स, ठीक है। सीधा मैं लिख देता हूँ करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है भैया। उसके बाद ये लॉ जो है, ये लॉ हमारे पास एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतना छोटा लेंथ जो है ना, इतना छोटा लेंथ डीएल, मैंने क्या कहा कि डीएल होता है कि सर लिमिट डेल्टा एल अप्रोचेस टू जीरो, और इतना छोटा लेंथ में कहाँ से लेके आऊंगा? तो अगर इतना छोटा लेंथ में ला नहीं सकता तो ये लॉ जो है मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर सकते, तो नो एक्सपेरिमेंटेशन, इसके ऊपर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो डी एल, और वो तो मैंने अभी कहा कि एन कैप हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो एन कैप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, कि भाई इसके प्लेन के ऊपर होगा, और वहां पे हमारे पास हो रहा है डी एल क्रॉस आर वेक्टर, तो बी की डायरेक्शन क्या होगी? देयरफॉर बी की डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग, ठीक है, डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर और डी एल जो भी प्लेन बनाएंगे ना उस पे परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन ये है कि सर इनवर्ड होगा क्या आउटवर्ड होगा? वो आप देख सकते हैं राइट हैंड रूल से टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है भैया। अच्छा, दूसरा ये कहता है कि डीबी जो हमारे पास आया, वो आया म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड जो है वो आया इतना। तो भाई कहता है इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और दूसरा सिचुएशन कहता है कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब 0 डिग्री है तो तब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड dB is equals to म्यू नॉट आई डी एल साइन ऑफ 0 डिग्री बटे में 4 पाई आर सी। साइन 0 0 होता है तो 0 के साथ टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dB कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो भाई इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सर अगर ये कंडक्टर है और ये हमारे पास पॉइंट था, ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा बनना था। अब थीटा 0 डिग्री कब होगा?
जब ये पॉइंट पी हमारे पास कहीं यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, पैरेलल जब आ जाएगा तब तो थीटा 0 होगा ना। तो मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 0, ठीक है। और दूसरा ये कह रहा है कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका मतलब dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IDL साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 डिग्री होता है 1 बटे में 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IDL बटे में 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम कब होगा कि सर जब ये एंगल सीधा सीधा 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर ये जो एंगल बनना है ये थीटा कितना बनना है, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये कुछ चीजें कहता है, और यहीं पर हमारा बायट-सावर्ट्स लॉ जो है वो खत्म रहता है। और आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आपको, लेट हो रहा होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि तुम लेट आते हो सुबह, ठीक है, ओके। तो भाई अगला जो हमारे पास है, अगला कौन सा क्वेश्चन है बताओ। हाँ, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, इसमें कुछ पूछना आपको, बोलो कुछ पूछना, वो कहाँ गया है।